मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार बताए और साथ ही साथ प्लेटो के आदर्श राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। आज अपने लेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के माध्यम से किन किन विशेषताओं को प्राप्त करना चाहता था या क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं थी। पहली विशेषता है सावयव एकता। सावयव एकता से प्लेटो का आशय है कि प्लेटो राज्य और व्यक्ति में किसी तरह का कोई भेद मान करके नहीं चलता है। वह व्यक्ति और राज्य को एक ही मान करके चलता है, अर्थात प्लेटो राज्य को व्यक्ति का एक वृहत रूप मान करके चलता है, बड़ा रूप जो है मान करके चलता है। और उसका ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति मानव आत्मा से होती है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा भी है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से नहीं बनते हैं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से राज्य निर्मित होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। तो प्लेटो राज्य और व्यक्ति को समान ही नहीं मानता है, बल्कि वह राज्य को व्यक्ति ही मानता है। और इसीलिए प्लेटो जो है व्यक्ति के अध्ययन पर ज्यादा बल देता है, क्योंकि प्लेटो राज्य को एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था मानता है, जो कि ऐतिहासिक विकास का कारण नहीं, ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है, अपितु वह राज्य में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य की पहली जो है फर्स्ट जो है विशेषता बताता है सावयव एकता की। राज्य और व्यक्ति जो है एक ही हैं, इनमें किसी तरह का कोई फर्क या संघर्ष नहीं है। दूसरी जो विशेषता है पारस्परिक सहयोग, कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जैसा कि प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति राज्य की सदस्यता क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति की अनेक आवश्यकता होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति जो है अकेला नहीं कर सकता है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसे एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। और आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो कार्य विभाजन को जन्म देती हैं, और कार्य विभाजन जो है विशिष्टीकरण को, अर्थात अकेला व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और उसके लिए क्या होगा, कार्य का विभाजन होगा, कार्य का बंटवारा होगा। और जब कार्य का बंटवारा होगा और जब एक व्यक्ति एक वर्ग एक ही कार्य को लंबे समय तक करेगा, तो वह उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाएगा, उस कार्य में वह निपुण हो जाएगा। साथ ही साथ में प्लेटो ये कहता है कि शुरू शुरू में व्यक्ति सिर्फ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है, तो वह ये भी चाहता है कि साहित्य, कला, विज्ञान, इसमें भी वो जो है विकास करे, और उसके लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। और उस और यह धन जो है या ये जो ऐश्वर्य के जो तत्व हैं, यह जो है युद्ध को जन्म देते हैं, और युद्ध जो है सुरक्षा को उत्पन्न करता है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की दूसरी जो विशेषता है वह है पारस्परिक सहयोग। सभी आपस में सहयोग करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, और पारस्परिक सहयोग के लिए हमको कार्य का विभाजन करना होगा, और जब हम कार्य का विभाजन करते हैं तो उससे विशिष्टीकरण का तत्व जो है उत्पन्न होता है। तीसरा जो है, थर्ड जो है विशेषता का जो पॉइंट है वह है तीन वर्ग। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के उचित मार्गदर्शन, उसकी सुरक्षा और उसके पोषण के लिए तीन तत्वों की बात करता है। प्लेटो ये मान करके चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में विवेक, साहस और वासना, मतलब कि इन तीनों तत्वों में से एक तत्व विद्यमान होता है,
तीनों तत्वों में से एक तत्व को उसकी आत्मा अभिव्यक्त जो है वो करती है। तो इसमें प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य का मार्गदर्शन जो है दार्शनिक शासक करते हैं, जो ज्ञान, प्रज्ञा, प्रेम और स्नेहशीलता की मूर्ति होती है, इन सभी गुणों का समावेश उनके अंदर होता है। और आदर्श राज्य की सुरक्षा का कार्य सैनिक करते हैं और उनमें उत्साह, साहस, सम्मान और गौरव जो है वो विद्यमान होता है। राज्य का उचित पोषण अर्थात राज्य के लिए इन दोनों वर्गों के लिए उत्पादन का जो कार्य है वह उत्पादक वर्ग करता है। तो उत्पादक वर्ग जो है शासकों और सैनिकों के अधीन रहता है और उनके लिए उत्पादन से संबंधित कार्यों को करता है। और उत्पादक वर्ग जो है दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों से निम्न स्तर का वर्ग जो है माना जाता है। और अपने दार्शनिक और सैनिक वर्ग को प्लेटो जो है संरक्षक वर्ग का या अभिभावक वर्ग का नाम देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है न्याय सिद्धांत की सिद्धि। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के माध्यम से न्याय को प्राप्त करना चाहता था। वो ये मान करके चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जब अपने कार्य को करेंगे और दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर उससे न्याय जो है वह स्वयं ही स्थापित हो जाएगा और न्याय ही उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उसी कार्य को करता है जिसके लिए वो उपयुक्त है। मानवीय श्रेष्ठता और कुशलता मतलब ये से ही व्यक्ति अपने आप को जान सकता है, अपने गुणों को जान सकता है और उसके आधार पर जब वो कार्य करता है और किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में या दूसरे वर्ग की, क्योंकि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर दो भागों में बांट करके चल रहा है कि जब व्यक्ति स्वयं अपने गुणों के अनुरूप कार्य करेंगे तो व्यक्तिगत न्याय स्थापित होगा और जब इन व्यक्तियों से तीन वर्ग बनेंगे और वह तीनों वर्ग जब अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को करेंगे तो उससे सामाजिक न्याय जो है स्थापित होगा। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य का आधार स्तंभ जो है अपने न्याय सिद्धांत को मान करके चलता है और वह अपने इस आदर्श राज्य के माध्यम से न्याय को स्थापित करना चाहता था, न्याय सिद्धांत की सिद्धि वह चाहता था। नेक्स्ट आता है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। मतलब यह भी प्लेटो के आदर्श राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को व्यवसाय नहीं मानता है। वह शिक्षा को व्यक्तिगत विषय की वस्तु मान करके नहीं चलता है और वह यह चाहता था कि शिक्षा राज्य द्वारा संचालित और नियंत्रित एवं अनिवार्य होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा जो है न्याय सिद्धांत की सिद्धि का साधन है, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करती है, उनमें सद्गुण का विकास करती है और जहाँ सद्गुण होता है वहीं पर प्लेटो के अनुसार न्याय होता है। और इसके संबंध में प्लेटो ने ये कहा भी है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लेटो के पास कोई संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं था, परंतु उसको विश्वास था कि उसके द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई है वह उसके शासकों की आत्म चक्षु जो है उनको इतना ज्यादा प्रकाशोन्मुख कर देंगे कि व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता है वह है साम्यवाद। यद्यपि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा की लंबी चौड़ी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको ये लगता था कि सिर्फ शिक्षा के माध्यम से वह अपने अभिभावक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं मानवीय स्वभाव की जो कमजोरियां होती हैं वह उनको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और उनको गलत कार्य से रोकने के लिए या स्वयं हित के लिए कार्य करने से रोकने के लिए, क्योंकि उसके दार्शनिक राजा का प्रमुख जो उद्देश्य है सामान्य जनता का कल्याण करना है, जनहित में अपने जीवन को लगाना है, परहित में अपने जीवन को लगाना है। तो प्लेटो ये चाहता था कि उसका जो दार्शनिक शासक है वो किसी भी प्रकार की मतलब कि गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं हो, अपने उद्देश्य से वो नहीं भटके और इसके लिए ही उसने जो है साम्यवाद की व्यवस्था की और वह अपने साम्यवाद को दो भागों में बांट करके चलता है, व्यक्तिगत संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। क्योंकि प्लेटो ये मान करके चलता है कि
संपत्ति और परिवार ये दो ऐसी बाधाएं हैं जो कि उसके दार्शनिक वर्ग को स्वार्थी और अनैतिक बना सकती हैं। उनमें प्रलोभन है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता, ये जो भावनाएं हैं उनको उत्पन्न कर सकता है। और प्लेटो इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से अपने दार्शनिक शास्त्र को इन बुराइयों से मुक्त रखना चाहता था और इसीलिए उसने जो है अपना साम्यवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्लेटो ने अपना जो आदर्श राज्य का कंसेप्ट दिया, जो सिद्धांत दिया, उसकी जो विशेषताएं बताई, ये सारी विशेषताएं जो हैं व्यवहार में संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि प्लेटो स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि उसका इस तरीके का जो आदर्श राज्य है वह इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, स्वर्ग में भले ही विद्यमान हो, क्योंकि उसने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए कि अपने आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए जो उसने साधन प्रस्तुत किए वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में वह संभव नहीं है। लेकिन प्लेटो इनको सिर्फ आदर्श हेतु ही प्रस्तुत करना चाहता था, इनको व्यवहारिक बनाने के लिए किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए तैयार नहीं था। और इसी आधार पर हम प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना जो है वो करते हैं। पहली जो आलोचना है वह है स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है। वह व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, मतलब कि वह व्यक्तियों पर इतना ज्यादा नियंत्रण करता है कि व्यक्तियों की जो सभी प्रवृत्तियां हैं वो विकसित नहीं हो पाती। जैसा कि प्लेटो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण विद्यमान होते हैं। उन 3 गुणों में से जिस गुण की बहुल्यता है, विवेक की है, साहस की है और वासना की है, और उन में से एक गुण की बहुलता के आधार पर वह अपने वर्ग का निर्धारण करेगा। लेकिन प्लेटो इसके लिए अपना कोई पैमाना जो है वो प्रस्तुत नहीं करता है कि यह कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति में किस गुण की बहुल्यता है। एक तरफ तो वो ये कहता है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि वह राज्य में रह करके अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहता है, और दूसरी तरफ वह ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के एक गुण के आधार पर अपने वर्ग का निर्धारण करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में सिर्फ एक ही गुण जो है विद्यमान हो, एक व्यक्ति में 2 गुण भी विद्यमान हो सकते हैं। वह विवेकी भी हो सकता है, साहस में, साथ में उसमें साहस की प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो जब प्लेटो के गुण के अनुरूप हम उसे एक गुण के अनुसार वर्ग के बनाने की बात करते हैं तो उससे हम उनकी स्वतंत्रता को निषेध करते हैं। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण। मतलब प्लेटो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, मतलब कि अपने कार्य के आधार पर विशेषीकरण जो है वो प्राप्त करेगा। तो यह व्यवहार में संभव नहीं है। दूसरी तरफ प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति और राज्य में समानता होती है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। उसने व्यक्ति को साध्य माना है, और सॉरी, व्यक्ति को साधन माना है और राज्य को उसने साध्य माना है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यक्ति जो है वो साध्य, व्यक्ति जो है राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और राज्य की जो समानता है उसको अत्यधिक बल दिए जाने के कारण से हम उसे उचित मान करके नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है उत्पादक वर्ग की, प्लेटो के आदर्श राज्य का तीसरा जो वर्ग है जो कि एक बहुसंख्यक वर्ग है, प्लेटो ने उसकी उपेक्षा की है। कहीं पर भी उसके लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं किया है और उसको उसने कम महत्व दिया है, जबकि वो बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुसंख्यक वर्ग है, बहुत अधिक संख्या में उत्पादक वर्ग है उसका, लेकिन उसकी उसने उपेक्षा की है। इस आधार पर भी हम उसकी आलोचना करते हैं। शासक प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को बहुत अधिक जो है शक्तियां दे दी है। एक तरह से उसे उसने निरंकुश बना दिया है, उसे कानूनों और नियमों से उसने ऊपर कर दिया है। इस कारण भी उसे उचित मान करके हम नहीं चलते हैं।
नेक्स्ट में हम प्लेटो के आदर्श राज्य की इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि प्लेटो ने शासन को संचालित करने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि न्यायालयों की व्यवस्था है, अपराधियों को दंड देने की जो व्यवस्था है, पदाधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके संबंध में वो उसने अपने कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनके बिना हम शासन का संचालन जो है नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो ने दास प्रथा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि हम क्या देखते हैं कि प्लेटो का जो शिष्य है अरस्तु, जो कि प्लेटो के बाद अस्तित्व में आते हैं, उन्होंने दास प्रथा का उल्लेख किया है। हम इस बात को मान करके नहीं चल सकते कि प्लेटो के समय में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी और यकायक जो है अरस्तु के समय में दास जो है उत्पन्न हो गए। लेकिन प्लेटो अपनी इस कमी को आदर्श राज्य में वो सिर्फ अच्छाइयों को बताना चाहता था, किसी भी कमी या बुराई को उसमें नहीं रखना चाहता था, और शायद इसीलिए ही उसने दासों को उत्पादक वर्ग का नाम दे दिया है। वह दास प्रथा के संबंध में या दासों के संबंध में कहीं कोई चर्चा नहीं करता है, और इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना जो है वो करते हैं। धन्यवाद। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे आदर्श राज्य का मूल्यांकन।